Hello students, welcome to YouTube channel KS Tutorials. Today we are studying class 6 NCERT of chapter 6 New Questions and Ideas of History. So students, we are studying the story of किस्सा गौतमी. I hope आप सबको किस्सा गौतमी की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि आपको ये पता चल गया होगा कि बुद्धा आखिर क्या चाहते थे. बुद्धा आखिर सबको अपने आप से सोचने की को इनकरेज करते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, उपनिषद्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो उपनिषद्स बेसिकली क्या थे. तो सो अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग and perhaps a little earlier, and other thinkers also tried to find answer to difficult questions. Okay, तो मतलब उस टाइम पे जब बुद्धा अपनी प्रीचिंग्स दे रहे थे तो और भी थिंकर्स थे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देते थे. तो यहाँ पे क्या है उपनिषद्स में, यहाँ पे कई सारी बुक्स लिखी गई लेटर वैदिक पीरियड, कई सारे लेटर वैदिक उपनिषद्स डिज़ाइंड हुए. यहाँ पे कई सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स की बातें हैं. ओके, तो बेसिकली ये उपनिषद्स में बाकी क्या कहा गया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, बस खाली एक क्या परमानेंट है, सोल परमानेंट है. ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि नथिंग इज़ परमानेंट बट द सोल इज़ अ परमानेंट. ओके, उन्होंने बोला कि सोल ही एक ऐसी चीज़ है, ये आत्मा जो डेथ होने के बाद भी वो हमारी परमानेंट रहती है. ओके स्टूडेंट्स, तो दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा and the Brahman were one. Okay, so some of them wanted to know about the life after death, others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. So they described this as Atma, or the individual soul, and the Brahman, or the universal soul. Okay students, so बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे, उनका मानना था कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, बट एक ऐसी सोल, एक आत्मा, यही एक परमानेंट है, यही एक वन है जो कि डेथ के बाद भी रहती है. ओके स्टूडेंट्स, सो मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स. दीज वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. ओके, तो उपनिषद्स क्या है, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं. और उपनिषद्स का जो मतलब क्या है, अप्रोचिंग एंड सिट नियर. ओके, सो उपनिषद्स लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. तो मतलब क्या है कि हमने जैसे वेदास में पढ़े थे, ऋग्वेदा में पढ़ा था, तो डायलॉग्स फॉर्म में वहाँ पे भी थी बातें. तो वैसे ही उपनिषद्स में भी हमने देखा कि डायलॉग फॉर्म में बातें, यहाँ पे जैसे शिष्य गुरु से बातें कर रहा है, ओके, पुत्र अपने पिता से बातें कर रहा है, तो ऐसी कुछ बातें हमें देखने को मिलती हैं उपनिषद्स में. तो डायलॉग फॉर्म में या कन्वर्सेशन फॉर्म में ये टेक्स्ट लिखी गई हैं. ओके, तो मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. तो बोला कि कई सारे जो मोस्टली जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो मेन थे, स्पेशली ब्राह्मण्स और राजा. ओके, सो ओकेजनली there is mention of women thinker such as Gargi, who was famous for her learning. तो हमने देखा कि एक कुछ वुमेन्स भी थी, वुमेन थिंकर्स भी थी, जैसे कि गार्गी. ठीक है, वो अपने किसके लिए फेमस थी, लर्निंग के लिए फेमस थी, और साथ साथ वो रॉयल कोर्ट्स में डिबेट में भी पार्टिसिपेट करती थी. तो हमने गार्गी के बारे में देखा. और जो मतलब जो जैसे एक तरीके से जो पुअर पीपल थे, पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस. ओके, तो पुअर पीपल बहुत रेयरली मतलब पार्टिसिपेट करते थे इन डिस्कशंस में. ज़्यादातर मेन, वुमेन, ब्राह्मण्स, राजास, जो ज़्यादा अपर क्लास के लोग थे, ब्राह्मण्स क्लास के थे या राजा थे, क्षत्रिय थे, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करते थे. और हमने देखा कि लेकिन एक फेमस है, एक एक्सेप्शन है, सत्यकाम जबाला. ओके, सत्यकाम जबाला, who was named after his mother, the slave woman जाबाली. ओके, तो ये स्लेव वुमेन जाबाली का जो बेटा था सत्यकामा जाबाला. ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है. ये स्लेव था, तो ही हैड अ डीप डिज़ायर to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam and became one of the best known thinker of the time. तो इनको मतलब ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, उनकी डिज़ायर थी कि गौतम के बारे में पढ़ने की. तो ये देख सकते हैं कि एक एक्सेप्शन केस था जिसको उपनिषद में मतलब जिसका टेक्स्ट उपनिषद में हमने देखा. ओके, तो
ये सारे आइडियाज़ थे बुद्ध के। हमने बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और इसके डिटेल में आगे हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। ओके, तो मेनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। ओके, तो हम शंकराचार्य के बारे में आगे क्लास 7th में पढ़ेंगे। ओके, तो जो फेमस थिंकर हैं शंकराचार्य, हम उनके बारे में क्लास 7th में पढ़ेंगे। आई होप बुद्धिज़्म आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ईजी चैप्टर है और आई होप ये जो बुद्ध का जो टॉपिक है, अब आपसे कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग आराम से कर लेंगे। ओके, और मैं इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप सबको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट, आपको शॉर्ट नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद। सो लेट्स स्टार्ट जैनिज़्म। तो जैनिज़्म बच्चों बहुत ओल्डेस्ट रिलीजन था, बहुत ओल्डेस्ट पाथ था, बहुत पहले से ये चलता चला आ रहा था। तो ये मतलब ये माना जाता है, हमने बहुत जगह देखा है कि जैनिज़्म जो है बहुत, हम इसका ऋग्वेदा में भी वहाँ पे भी इसका जिक्र है। तो जैनिज़्म बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 24 तीर्थंकर थे। तो 23rd तीर्थंकर के बाद जो 24th तीर्थंकर हैं हम उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा फेमस भी रहे। तो द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनास दैट इज़ वर्धमान महावीरा। ओके, जो लास्ट 24th तीर्थंकर थे वो वर्धमान महावीरा थे। ये अपने मैसेजेस ये भी मतलब स्प्रेड करते थे अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ओके, तो हम ये 2500 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। ओके, तो मतलब समझ लो कि बहुत पुराने समय से जैनिज़्म चलता चला आ रहा है। जब 23 तीर्थंकर्स कंप्लीट हो चुके थे तब जाके लास्ट 24 तीर्थंकर जब आए वर्धमान महावीरा, हम उनकी बात करें और वो भी 2500 साल पहले। तो सोचो ये जैनिज़्म कब से चला आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छावीज़ के और इज़ अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ। हमने चैप्टर 5 में वज्जी संघ के बारे में आपको बताया। तो वज्जी संघ में से ये एक लिच्छावी प्रिंस थे। ये लिच्छावी क्षत्रिय के बेटे थे वर्धमान महावीरा। ओके, तो इन्होंने भी 30 के एज में, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। इन्होंने भी 30 अपने जब ये 30 साल के थे तो इन्होंने अपना भी घर छोड़ दिया था और फॉरेस्ट जंगलों में रहने लगे थे। और फिर 12 साल बाद आफ्टर 12 years he had a hard and lonely life at the end of which he attained enlightenment। तो आफ्टर 12 years उनको enlightenment मिला। ओके, जब 12 ईयर्स तक उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड तपस्या की, अपनी पूरी अकेले लाइफ स्पेंड की, तो 12 ईयर्स बाद उनको एनलाइटनमेंट मिला, उनको ज्ञान मिला, कैवल्य मिला। ओके, सो ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन men and women who wish to know the truth must leave their homes। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि उन्होंने सिंपली ये बोला कि जिसको भी ट्रुथ के बारे में जानना है, ठीक है, जिसको भी लाइफ के बारे में जानना है उसको सबसे पहले गृह त्याग करना पड़ेगा। ओके, उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। तो उन्होंने बोला कि उनको स्ट्रिक्टली अहिंसा का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो उनके कुछ हमारे 5 रूल थे। एक तो अहिंसा, एक असत्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो कि मतलब अहिंसा कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मारना है। ओके, और असत्य कोई गलत काम नहीं करनी, चोरी नहीं करनी है, सब तो सत्य, हमें हमेशा ट्रुथ बोलना है। ब्रह्मचर्य, ठीक है, शादी ना करें, आप अपना जीवन यापन बाहर करें, गृह त्याग करें। और अपरिग्रह मतलब कपड़ों का त्याग करें, ठीक है, यहाँ तक कि क्लोथ्स का भी त्याग कर दें। ओके, तो ये चीज़ें उनकी 5 रूल्स थे महावीर जी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट रिलीजन बना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ था। तो बहुत लोगों ने अडॉप्ट भी किया। ओके, तो दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव टू ऑल द थिंग्स लाइफ इज़ डियर। ओके, बोला कि किसी को भी मारना नहीं है। ओके, किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मारना है। अहिंसा को पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया, अपोज किया। ओके, स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने को कहा। फिर ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। तो जो नॉर्मल पीपल होते थे, कॉमन पीपल होते थे, वो ईजिली महावीरा की टीचिंग्स को समझते थे, उनको फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज में सिखाते थे, प्राकृत लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स देते थे।
तो there were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit is spoken in Magad was also known as Magadhi. तो बोला कि हर रीजन में अलग अलग तरह की प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी और जिस रीजन में वो लैंग्वेज बोली जाती थी वो उस रीजन के नाम से जानी जाती थी. जैसे अगर प्राकृत इस मगध में बोली जा रही है तो उस लैंग्वेज को फिर मगधी कहते थे. ओके, सो followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead very simple lives begging for food. तो जो महावीरा के फॉलोवर थे उनको जैन कहा गया और वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. ठीक है, यहाँ तक कि वो बेगिंग भी करते थे, भीख भी मांगते थे खाने के लिए. ओके, मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ उन जीते थे, इधर उधर भटकते थे, बेगिंग करते थे खाने के लिए और पूरी तरीके से उनको क्या कहा, ऑनेस्ट भी रहना है और चोरी नहीं करनी. दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. उनको क्या कहा कि उनको टीचिंग्स दे दी गई कि आपको पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहना है और बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी है. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला कि उनको अपने सारे शौन और शौकत सब छोड़ देने हैं. साथ साथ ये तक कह दिया गया कि मेंस को अपने क्लोथ्स को भी छोड़ देने. ठीक है, अपने क्लोथ्स भी. तो आप जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में 11th-12th में, तो जैन्स में हैं दो तरह के जैन्स हमें देखने को मिलते हैं. एक होते हैं श्वेतांबर्स और एक होते हैं दिगंबर्स. ओके, तो जो श्वेतांबर्स होते हैं वो वाइट क्लोथ पहनते हैं और उनके में ये है कि वुमेंस भी आ सकती हैं. ओके, बट दिगंबर्स जो क्लोथ भी नहीं पहनते, उन्होंने क्लोथ को भी छोड़ दिया है. तो वहाँ पे दिगंबर्स में वुमेंस की एंट्री नहीं है. उनको ये था कि वुमेंस को मोक्ष नहीं मिल सकता है, पर श्वेतांबर्स वाइट क्लोथ पहनते हैं और वहाँ पे वुमेंस की भी एंट्री होती है. ओके, सो next, it was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach the new way of life. Okay, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मैन और वुमेन के लिए कि इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना. लेकिन उसके बाद भी हज़ारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और महावीरा के पाथ को फॉलो किया. ओके ओके, सो मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दीज दोज who became monks. okay, and nuns providing them with food. okay, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बचे थे जो monks बने और nuns बने और उनको खाना प्रोवाइड करते थे. जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. ठीक है, अब देखिए, अब इनके में क्या था कि हमें किसी लिविंग बीइंग को नहीं मारना है, किसी भी इंसेक्ट को नहीं मारना है. तो फार्मर्स क्या भाई, वो खेतों में काम करते तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंसेक्ट, वो पेस्टिसाइड्स डालते हैं, वीडीसाइड्स डालते, तो मतलब कि वो इंसेक्ट्स को मार रहे हैं. तो फार्मर्स ने इनको फॉलो नहीं किया. ओके, ज़्यादातर इनको फॉलो किसने किया? ट्रेडर्स ने फॉलो किया. ज़्यादातर इनको ट्रेडर्स ने फॉलो किया. So farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. Over hundred of years, Jainism spreads to different parts of North India and to Gujarat, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ओके, तो फार्मर्स को भाई अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को तो मारना ही पड़ता है. तो इसलिए फार्मर्स ने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया और उन्होंने जैन को अडॉप्ट नहीं किया. और बहुत सालों तक, 100 सालों तक जैनिज़्म हर पार्ट में, नॉर्थ इंडिया से लेके गुजरात, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक तक ये फैला जैनिज़्म और इनकी टीचिंग्स ट्रांसफ़र हुई सेवरल सेंचुरीज तक. So they were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. ठीक है, और अब देखो सेंचुरीज बीत गई, 2500 साल पुरानी बात हो गई और उसके बाद ये लिखी कब गई? 1500 साल पहले. तो मतलब आप खुद सोचो ना कि 2500 और 1000 साल बाद लिखी गई हैं, तो कितना ज़्यादा मतलब चेंज हो गया होगा, कितनी ज़्यादा चीज़ें बदल गई होंगी. मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आते आते मतलब कितनी चीज़ें, महावीर की बातें, मतलब कितना मैनिपुलेट हो गया होगा, कुछ कहीं सुनी बातें. ठीक है, इधर काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड ऑन भी की गई होंगी और काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज भी हो गई होंगी. ओके, तो ये था, तो गुजरात में वल्लभी में ये लिखी गई थी. आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट. नेक्स्ट, द संघ. संघ क्या बेसिकली था? तो बोथ द महावीरा एंड बुद्ध felt that only those who left their home could gain true knowledge. okay,
तो महावीर और बुद्ध दोनों ने बोला कि जिनको सच में नॉलेज की प्राप्ति करनी है, जिसको सच में नॉलेज चाहिए, तो उनको घर अपना छोड़ना पड़ेगा. Okay, so they arranged for them to stay together in the संघ and association of those who left their homes. Okay, तो उन्होंने अरेंज किया कि उनको संघ ज्वाइन करना चाहिए और संघ में वही ज्वाइन करेंगे जो अपना घर छोड़कर आएंगे. ओके, द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका. ओके, अब बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स हैं वो विनय पिटका में लिखे गए. देखो, बुद्ध के तीन पिटका के थे, त्रिपिटका थे, एक विनय पिटका, सुत्त पिटका और धम्म पिटका. ओके, तो विनय पिटका में बुद्धिस्ट संघ के सारे रूल्स लिखे गए थे. तो फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन. उससे हमें पता चलता है कि मतलब मेन और वुमेन के लिए सेपरेट ब्रांचेस थे. हर मैन, ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ. ठीक है, सारे मैन संघ को ज्वाइन कर सकते थे. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द, लेकिन इनको परमिशन लेनी थी. अब जैसे कि अगर बच्चे संघ को ज्वाइन करेंगे तो बच्चों को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. ओके, चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर स्लेव संघ को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर हस्बैंड पर ज्वाइन कर रहा है तो उसको अपनी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी. और अगर वाइफ जो है, अगर वाइफ ज्वाइन कर रही है संघ तो वाइफ को अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी. ओके, तो मतलब सबको अपने से बड़े या जिसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो उसकी परमिशन आपको लेनी ही होगी, तब जाके आपको संघ में आने को मिलेगा. ओके, तब आप संघ में ज्वाइन कर सकते हैं. सो हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debaters that of creditors. Women had to take their husband's permission. Okay, next, men and women who joined the संघ लेड सिंपल लाइफ. ओके, तो जो मेन और वुमेन जो संघ को ज्वाइन करते थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू द सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. ठीक है, तो ये पूरा टाइम ज़्यादातर ये मेडिटेट करते थे और कुछ जो फिक्स्ड इनका टाइम रहता था उस फिक्स टाइम पे गांव जाके, शहर जाके बेगिंग करते थे खाने के लिए. ओके, सो दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुज, इसलिए उनको भिक्षुज या भिक्षुज भी कहा गया. ओके, एंड द प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर बेगर. ओके, तो ये भिक्षुज प्राकृत वर्ड थी जिसे बेगर या भिखुनीज या भिक्षुज या भिक्षुज कहा गया. ओके, ये प्राकृत वर्ड था. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर. ये बाकी लोगों को भी पढ़ाते थे. महावीर के जो फॉलोअर्स थे वो जैनिज़्म के बारे में बताते थे, जो बुद्धा के फॉलोअर थे वो बुद्धिज़्म के बारे में सबको बताते थे और सब एक दूसरे की हेल्प करते थे. दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ. अब संघ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो ये मीटिंग रखते थे और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को या क्वारल्स को सेटल डाउन करते थे. So, those who joined the Sangh included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangh. ओके, तो अब इस संघ को ब्राह्मण्स भी ज्वाइन कर सकते थे, क्षत्रिय भी ज्वाइन कर सकते थे, मर्चेंट, लेबरर्स, बाबर्स, कर्टिशियन, स्लेव्स, कोई भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उनको परमिशन अपने से बड़े की लेनी थी. ओके, और जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने बुद्धा की टीचिंग के बारे में भी लिखा, जैनिज़्म की टीचिंग के बारे में लिखा. ठीक है, और साथ साथ कुछ पोएम्स भी लिखी गई. ठीक है, जहाँ से हमें बुद्ध के बारे में, संघ के बारे में बहुत चीज़ें पता चली. ओके स्टूडेंट, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. वेरी इजी है ना. ओके, नेक्स्ट, मोनास्ट्रीज. अब देखिए मोनास्ट्रीज बेसिकली क्या है. तो द बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल. अब ये जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे ये सारा साल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, टीचिंग्स देते थे. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल. तो सिर्फ खाली रेनी सीज़न टाइम पे ही ये एक जगह रुकते थे, स्टे लेते थे, क्योंकि रेनी सीज़न में उनको मतलब ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते थे. भाई बारिश में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, तो बारिश के टाइम वो एक जगह स्टे लेते थे और बाकी वो सारा साल घूमते रहते थे, इधर से उधर अपनी टीचिंग्स देते थे. Then their supporters built temporary shelters
for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. तो फिर उस टाइम पे जो उनके सपोर्टर्स हुआ करते थे वो कुछ टेम्परेरी शेल्टर्स बनाते थे गार्डन्स में, या तो जो नेचुरल केव्स होते हैं जैसे लाइक ये इमेज में दिख रही है ये नेचुरल केव, ये ठीक है, महाराष्ट्र में है, हमने ये महाराष्ट्र की इमेज है, महाराष्ट्र में हमने इसे देखा, तो ऐसे केव्स में रहते थे. As the time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. ठीक है, तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उनके मॉन्क्स और नन्स को फील हुआ कि अब उनको परमानेंट शेल्टर्स बनाने चाहिए, उनको परमानेंट शेल्टर में रहना चाहिए, तो उन्होंने हर जगह मोनास्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया. तो दैट इज़ कॉल्ड मोनास्ट्रीज, और उन्हीं मोनास्ट्रीज को हमने क्या कहा, विहारास. ओके, तो एक अब विहारास देखा होगा और एक चैत्यास देखा होगा. तो चैत्यास जहाँ पूजा करते थे और विहारास जहाँ वो रहते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो द अर्लीस्ट विहारास वर मेड अप ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक. तो जो पहले की विहारास थे वो वुड से बनते थे और फिर उसके बाद ब्रिक से बनने लगे. सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. तो वेस्टर्न इंडिया में हमने देखा बहुत सारे ऐसे केव्स थे जो कि हिल्स से डग आउट किए गए. ठीक है, जो हिल्स में ही बना दिए गए नीचे पत्थरों को काट काट के केव्स, तो वो था, उसमें वो लोग रहते थे. ओके, सो वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग. ओके, तो बहुत सारे ऐसे विहारास होते थे जो कई सारे रिच मर्चेंट होते थे, लैंड ओनर और किंग, ये क्या करते थे, बनवाते थे या डोनेट करते थे उनको, बुद्धिस्ट को या जैनिज्म को. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क एंड नन्स. ठीक है, तो जो वहाँ के लोकल पीपल रहते थे वो मॉन्क्स के और नन्स के लिए कुछ फूड भी लाते थे कि एज अ गिफ्ट, क्लोथ्स कपड़े भी लाते थे, मेडिसिन भी लाते थे, और इन रिटर्न उसके बदले ये उनको टीचिंग्स देते थे. ओके, तो ओवर द सेंचुरीज कई सालों तक बुद्धिज़्म ऐसे ही पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला और उसके बाद काफ़ी जगह काफ़ी लोगों ने इस बुद्धिज़्म और जैनिज्म को अडॉप्ट भी किया. अब इसके आगे आप चैप्टर 9 में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो this is the end of this chapter. I hope this is clear to everyone. If there is any doubt you can ask me in comment box. Okay, और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी आप सबको प्रोवाइड, इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, सो फॉर दैट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.